नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस विद यू पर। आज के इस वीडियो में 2 जून का जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है लास्ट तक आप बने रहिएगा। साथ ही आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें कि आज का यह वीडियो जो है किस प्रकार से हमारा जो है रहने वाला है। तो सबसे पहले आज का जो करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद 1 जून का जो हमने 1 जून का जो करंट अफेयर्स हमने यहाँ पर देखा था उसका रिवीजन करेंगे और सबसे लास्ट में जो है आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछेंगे जिसका आंसर आपको जो है हमें कमेंट करके बताना होगा। और जिसका भी सही आंसर आएगा, बढ़िया आंसर आएगा, उसके नाम के साथ उसका आंसर कल के वीडियो में हमारे द्वारा यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले आज का जो पहला क्वेश्चन है वह हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है कि मई 2022 में किस दिन को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है, 28 मई, 30 मई, 22 मई या फिर 31 मई। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन डी, 31 मई को प्रति वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 31 मई को दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस आपका मनाया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि यह जो तंबाकू निषेध दिवस है इसको मनाने की शुरुआत आपकी कब से हुई। तो WHO के सदस्य देशों ने 31 मई 1987 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने के लिए सहमत हुए थे। यानी कि 1987 से प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस आपका मनाया जाता है। और इस बार की थीम यानी कि वर्ष 2022 में जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी। तो तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा वर्ष 2022 में इसकी आपकी थीम रही है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपोर्टेंट बन जाता है। साथ ही देखिए मई माह का हमने यहाँ पर एक दिवस डिस्कस किया कि 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस अब मनाते हैं। तो मई में कुछ और महत्वपूर्ण दिवस जो है आपके मनाए जाते हैं जहां से कि क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो मई माह के पूरे दिवस यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। 1 मई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाते हैं। 3 मई को विश्व स्वतंत्रता दिवस हमारे द्वारा मनाया जाता है। और इस बार 5 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस आपका मनाया गया। 7 मई को सीमा बल संगठन स्थापना दिवस अब मनाते हैं। 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस। 9 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 18 मई को राष्ट्रीय पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 24 मई को विश्व तपेदिक दिवस यानी कि वर्ल्ड टीबी डे। साथ ही राष्ट्रमंडल दिवस भी 24 मई को हम मनाते हैं। 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस और 31 मई को विश्व तंबाकू विरोधी दिवस हमारे द्वारा यहाँ पर मनाया जाता है। तो यह आपके मई माह के डेज जो थे हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि 17वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 में डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। 4 ऑप्शन है, अनुपम खेर, परेश रावल, अनुराग कश्यप, संजीत नरवेकर। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन डी, संजीत नरवेकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 का। और कौन सा, तो डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से इनको आपका सम्मानित किया गया। तो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 17वें संस्करण ने संजीत नार्वेकर को डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से आपका सम्मानित किया। पुरस्कार में 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, ट्रॉफी और एक प्रशस्ति पत्र आपका दिया जाता है। यह जो पुरस्कार है एक राष्ट्रीय पुरस्कार, यह नार्वेकर एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म इतिहासकार, लेखक, प्रकाशक और वृत्त चित्र फिल्म निर्माता है जिन्होंने 4 दशकों से अधिक का क्रॉस मीडिया का अनुभव भी है। तो हमारे लिए यहाँ पर ज्यादा इंपोर्टेंट क्या बनता है कि डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया। तो संजीत नार्वेकर को
इस पुरस्कार से आपका जो है सम्मानित किया है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है? चार ऑप्शन है, बिहार, असम, उत्तराखंड या फिर झारखंड। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है बिहार में। हाल ही में जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है उसने जो है एक सर्वे यहाँ पर निकाला है और उसके अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार यानी कि जो सोने का भंडार है वह आपका कहां पर है? तो वह जो है आपका बिहार में पाया गया है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि बिहार के जमुई जिले में 27.6 टन खनिज युक्त अयस्क सहित लगभग 222 यानी कि 222.88 मिलियन टन का सोने का भंडार मौजूद है। बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने अब भारत के सबसे बड़े सोने के भंडार के रूप में कहे जाने वाले अन्वेषण के लिए अनुमति देने का भी फैसला आपका कर लिया है। यानी कि उन्होंने यहाँ पर फैसला ले लिया है कि अब यहाँ पर उत्खनन का अन्वेषण का जो कार्य है आपका किया जाएगा। तो हमारे लिए यहाँ यह ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है कि सर्वेक्षण के अनुसार सर्वाधिक स्वर्ण भंडार जो है आपके कहाँ पाए जाते हैं या भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर आपका बनता है बिहार में। तो ऑप्शन है बिहार हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। बात आई है यहाँ पर बिहार की, तो बिहार को सबसे पहले यहाँ जो है आप मैप में देख सकते हैं यह जो है आपका बिहार है। अगर बात करें हम यहाँ पर कि बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल की बात करें तो फागू चौहान वर्तमान में आपके बिहार के राज्यपाल है। साथ ही नीति आयोग के द्वारा जारी गरीबी सूचकांक में बहुआयामी गरीबी में कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो अगर इस प्रकार से का क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर भी हमारा बनेगा बिहार राज्य। यानी कि जो नीति आयोग है उसके द्वारा एक सूचकांक, एक इंडेक्स आपका यहाँ पर जारी किया जाता है और उसमें जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक रहता है उसके अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य आपका कौन सा है? तो वो आपका बिहार है। साथ ही अगला क्वेश्चन बनेगा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पर है? तो यह बिहार में स्थित है। तो यह बिहार से जुड़ी कुछ जानकारियां यहां पर आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार दिया गया? चार ऑप्शन है, आरजे उमर, राजीव रंजन, किशोर वर्मा या दिनेश कुमार खारा। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है आरजे उमर को हाल ही में यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार आपका दिया गया है। देख लेते हैं इनसे जुड़ी जानकारी। तो दक्षिण कश्मीर के रेडियो जॉकी उमर निशार आरजे उमर को मुंबई महाराष्ट्र में वार्षिक रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ द्वारा एक सर्वश्रेष्ठ सामग्री पुरस्कार और प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया। तो प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार किसे दिया? आरजे उमर को दिया। कहां से बिलोंग करते हैं? तो कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से यह जो है आपके बिलोंग करते हैं। जम्मू कश्मीर जो हमारा वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है वहां से ये आपके बिलोंग करते हैं। चलिए बात आई है यहाँ पर यूनिसेफ की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या बनता है, क्योंकि यूनिसेफ का फुल फॉर्म भी एग्जाम में कई बार आपका पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड जो है यूनिसेफ का आपका फुल फॉर्म बनता है। बात करें कि इसकी स्थापना कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की जाती है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। 1953 में संयुक्त राष्ट्र का स्थायी हिस्सा जो है आपका यह बनता है, परमानेंट मेंबर जो है ये आपका उसका वहां पर बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए 11 दिसंबर 1946 को तो इसकी स्थापना होती है। तब जो है ये आपका संयुक्त राष्ट्र का स्थायी हिस्सा नहीं होता है, लेकिन 1953 में इसका स्थायी हिस्सा ये आपका बन जाता है। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में है और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो कैथरीन रसेल वर्तमान में यूनिसेफ के आपके प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व दुग्ध दिवस आपका प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन है, 1 जून, 2 जून, 3 जून या फिर 4 जून। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है 1 जून को प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस आपका मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने इस दिवस की स्थापना की थी और विश्व दुग्ध दिवस मनाने की शुरुआत 2001 में आपकी की गई थी। तो जो हमारा संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन है इन्होंने यह डिसाइड किया था वर्ष 2001 में कि प्रतिवर्ष 1 जून को जो है हम विश्व दुग्ध दिवस आपका मनाएंगे। तो यह भी इम्पोर्टेंट
इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पर बन जाता है। साथ ही देखिए यहाँ पर हम बात करें कि दुनिया में दूध उत्पादन में प्रथम देश आपका कौन सा है, तो वह हमारा भारत है। और यह कौन सी रिपोर्ट में कहा गया, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट स्टेटिस्टिकल डेटाबेस के उत्पादन के आंकड़ों के अनुसार भारत में दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है पूरे विश्व भर में। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि दुनिया भर में दूध उत्पादन में पहला स्थान किस देश का है, तो वह हमारा भारत है। वही भारत में अगर हम बात करें कि सबसे अधिक दूध उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो वह आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से है। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जो है आपका भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है। जो आपकी श्वेत क्रांति हुई थी 3 चरणों में जो है यह हमारे भारत में होती है। तो यह भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान की कौन सी द्विपक्षीय बैठक आयोजित होगी। 4 ऑप्शन है, 128वीं, 108वीं, 118वीं या 115वीं। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन सी, 118वीं जो है बैठक आपकी यहाँ पर आयोजित होगी। किन 2 देशों के बीच, तो भारत और पाकिस्तान के बीच और किसको लेकर, तो सिंधु जल संधि को लेकर इन दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक जो है आपके आयोजित की जाएगी। तो स्थायी सिंधु आयोग सम्मेलन जो सिंधु जल संधि 1973 के तहत वार्षिक रूप से आयोजित जो है आपका किया जाता है। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी का जो जल है उसको लेकर जो है आपका विवाद हुआ था। और इसी के संबंध में 1960 में जो है सिंधु जल समझौता आपका किया जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसमें जो है आपकी जो विश्व की संस्था है वह आपकी इसमें हस्तक्षेप करती है, यानी कि वह आती है और भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता करती है। तो चलिए उसी समझौते को जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं। सिंधु जल संधि या सिंधु जल समझौता आखिरकार है क्या, कब हुआ था, किसने इसमें मध्यस्थता आपकी की थी और इसके अंतर्गत क्या प्रावधान आपका किया गया है। तो इस एक स्लाइड के माध्यम से यह पूरा जो सिंधु जल समझौता है आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसको जो है यहाँ पर अच्छे से समझिएगा ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट है यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो देखिए 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के बीच कराची पाकिस्तान में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर आपके किए गए थे। तो देखिए सिंधु जल समझौता आपका कब होता है, तो 19 सितंबर 1960 को होता है। किन 2 देशों के मध्य होता है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य होता है। इतना क्लियर है आपको। इसके बाद हम यहाँ पर जो है समझते हैं कि समझौते के तहत सिंधु नदी तंत्र की 3 पूर्वी नदियां कौन कौन सी है, रावी, सतलज और ब्यास के जल पर भारत को पूरा अधिकार दिया गया। यानी कि जो आपकी पूर्वी नदियां है रावी, सतलज और आपकी ब्यास, देखिए यहाँ मैप में देख भी सकते हैं। यह जो आपकी यहाँ पर येलो कलर वाली है यह आपकी नदियां है जो कि पूर्वी नदियां है। इन तीनों का जो जल है उसका अधिकार तो हमारे भारत के पास है। जबकि 3 पश्चिमी नदियां जिसमें आपको दिखेगी झेलम, चिनाब और सिंधु, यह आपकी झेलम, चिनाब और सिंधु, यह जो है आपकी इस साइड यहाँ पर आपको दिख रही होगी जो पश्चिमी नदियां है के जल को पाकिस्तान को दिया गया। यानी कि 3 नदियां जो पूर्वी नदियां है उनका जल तो उसके जल पे तो पूर्णतः अधिकार किसका है, हमारा है, यानी कि भारत का है। और जो पश्चिमी 3 नदियां है सिंधु, झेलम और चेनाब, तो इन पर जो है अधिकार किसको दिया, पाकिस्तान को दिया गया। लेकिन यहां पर भी आपकी एक शर्त रखी गई, और शर्त क्या रखी गई कि संधि के तहत भारत के लिए निर्दिष्ट घरेलू, गैर उपभोग और कृषि उपयोग को छोड़कर, यानी कि इन नदियों का जल भारत जो है आपका कृषि के लिए उपयोग में ले सकता है, साथ ही अपने घरेलू उपयोग के लिए ले सकता है, गैर उपभोग के लिए या आपका जो है ले सकता है। और उसके बाद जो जल बचता है उसको जो है या आपका यहाँ पर यानी कि पाकिस्तान में जाने देगा। यानी कि इन 3 कामों के लिए हम जो है इन नदियों का भी जल यूज कर सकते हैं। तो 3 नदियों का तो अधिकार हमारे भारत के पास है जो कि आपकी पूर्वी नदियां है। 3 पश्चिमी नदियों का भी कुछ भाग जो है यानी कि कुछ पानी का उपयोग हम कर सकते हैं, हम यानी कि भारतवासी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यह आपका सिंधु जल समझौता था। अच्छे से जो है इसको आप यहाँ पर याद रखिएगा, अपना कंसेप्ट जो है क्लियर करिएगा। साथ ही सिंधु जल संधि 1960 का जो
अनुच्छेद 8 है उसके अंतर्गत इस संधि के क्रियान्वयन हेतु एक स्थायी सिंधु आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो इसी के तहत जो है आपका एक यहाँ पर आयोग भी गठित किया गया। इस संधि के तहत आयोग की बैठक यानी कि ये जो स्थायी सिंधु आयोग है इसकी बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य आयोजित की जानी चाहिए तथा संधि के अनुसार यह बैठक हर वर्ष बारी बारी भारत और पाकिस्तान में आयोजित की जाएगी यानी कि एक वर्ष भारत में और एक वर्ष पाकिस्तान में इसका आयोजन होगा। तो क्लियर है आपको यहाँ पर सिंधु जल समझौता। बहुत बार जो है यह आपका बच्चों को यहाँ पर समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजन होते हैं। इतना पता रहता है उनको कब हुआ था, 1960 में हुआ था। किसको लेकर हुआ था, तो बोले भारत और पाकिस्तान में जो है यह आपका हुआ था सिंधु नदी का जो जल है उसको लेकर, लेकिन इसको जो है आपका डिटेल में पता नहीं रहता है। आज के स्लाइड के माध्यम से जो है आपको यहाँ पर डिटेल में बता दिया है। अपना जो कॉन्सेप्ट है इस स्लाइड के माध्यम से जो है आप क्लियर कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट तो अपने पास रखिएगा, साथ ही इसकी पीडीएफ भी आप ले लीजिएगा ताकि भविष्य में अगर कभी आप यह भूलते हैं तो इस पीडीएफ के माध्यम से आप इसका रिवीजन कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में बंधन एक्सप्रेस भारत और किस अन्य देश के बीच दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया गया है या दोबारा शुरू आपकी की गई है। तो देखिए आप सभी अभी जानते हैं कि कोरोना का टाइम पीरियड जो है अब जाके जो है खत्म हुआ है, जिसमें कि आपका 2 साल जो है कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा था। तो उस समय अन्य देशों से आने वाली जो आपकी ट्रेनें थी उनको जो है यहाँ पर बंद कर दिया था। तो इसी में एक थी आपकी बंधन एक्सप्रेस जिसको कि हाल ही में शुरू किया गया। तो किन 2 देशों के बीच ही आपकी चलेगी, तो 4 ऑप्शन है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या भूटान। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी, बांग्लादेश और भारत के बीच जो बंधन एक्सप्रेस थी जो कि आपकी पिछले 2 वर्षों से बंद थी, इसको जो है वापिस से आपका यहाँ पर शुरू कर दिया है। 2 साल तक बंद रहने की वजह से यहाँ पर जो है आपकी बंद थी कोरोना की वजह से, अब वापस जो है यह सेवा आपके बहाल कर दी गई है, यानी कि इसको आपका शुरू कर दिया गया है। बात आई है बांग्लादेश की, तो आप देख सकते हैं मैप में यह जो है आपका बांग्लादेश है ऑरेंज कलर वाला। और देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। अगर हम बात करें कि वर्तमान में जो बांग्लादेश है उसके प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना। राजधानी क्या है, ढाका। और मुद्रा कौन सी है, टका। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है, अब्दुल हमीद यहाँ के राष्ट्रपति है। साथ ही अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका संप्रीति। वहीं एक और आपका नौसैनिक अभ्यास है भारत और बांग्लादेश के बीच जिसका नाम है बोगो सागर, और इसका हाल ही में तीसरा संस्करण जो है आपका कंप्लीट हुआ है। कहां पर हुआ है, तो पोर्ट, एक आपका बंदरगाह है पोर्ट जिसका नाम है मोगला, वहां पर जो है यह आपका हाल ही में पूर्ण हुआ है, हाल ही में संपन्न हुआ है। तो यह भी हमारे लिए यहां पर इंपोर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो वह जो है आपका बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। और देखिए अगर यहां पर आपको इसको ट्रिक से याद रखना पड़े कि जो हमारा भारत है किन राज्यों के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है और किसके साथ सबसे न्यूनतम साझा करता है, तो उसके लिए एक ट्रिक आप यहां पर याद रख सकते हैं, वह है आपका बचपन में एमबी है। बचपन में एमबी है, इसको जो है आप यहां पर याद रख सकते हैं। बी से आपका बनेगा बांग्लादेश, च से बनेगा आपका चाइना यानी कि चीन, प से बनेगा पाकिस्तान, न से बनेगा नेपाल, एम से बनेगा म्यांमार, बी से बनेगा भूटान और ए से बनेगा आपका अफगानिस्तान। तो इस प्रकार से ट्रिक से भी जो है आप इसको यहां पर याद रख सकते हैं। तो यह था हमारे आज का करंट अफेयर्स का सेशन। तो चलिए अब यहां पर जो है कल हमने करंट अफेयर्स देखा था उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर आप इस वीडियो की प्रीमियर देख रहे हैं तो चैट बॉक्स में इसके आंसर आप हमें यहां पर कमेंट करके बताते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किस अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 4 ऑप्शन है, अक्षय कुमार, आमिर खान, रणवीर सिंह या नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो राइट आंसर आपका बनता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जो है आपका यहाँ पर इस जो सम्मेलन हुआ था उसमें आपका सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया है। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन बी, प्रदीप कुमार मोहंती को हाल ही में लोकपाल अध्यक्ष जो है आपका यहाँ पर बनाया गया है। तो यह भी हमारे लिए इंपोर्टेंट बनता है। इनके पहले कौन थे, तो पीसी घोष यानी कि पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल के पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है, तो प्रदीप कुमार मोहंती है। केंद्र में जो होता है उनको लोकपाल कहा जाता है और राज्यों में होता है उनको लोकायुक्त कहा जाता है। और लोकायुक्त का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वह आपका महाराष्ट्र था। अगला क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं कि
कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए किस राज्य का चयन किया गया। चार ऑप्शन है, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल या झारखंड। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन डी, झारखंड राज्य का जो है आपका यहाँ पर चयन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के नए उपराज्यपाल आपके कौन बने हैं। चार ऑप्शन है, विनय कुमार सक्सेना, सत्यदेव नारायण आर्य, भगत सिंह कोश्यारी, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है विनय कुमार सक्सेना को हाल ही में दिल्ली के नए उपराज्यपाल आपका बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर आपका बनता है जैसलमेर में। और जैसलमेर आपका कहां पर आता है, तो यह आपका राजस्थान के अंतर्गत आता है। तो यह भी आपको यहां पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहां किया है। चार ऑप्शन है, शिमला, कठुआ, लेह या गुलमर्ग। तो राइट आंसर आपका बनता है कठुआ में। और कठुआ किस केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो यह आपका जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आपका आता है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं हम कि आईएनएस गोमती, जिसे हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों में 34 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया गया था, यह एक है। चार ऑप्शन है, लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइल फ्रिगेट, तेज युद्धपोत या हमलावर पनडुब्बी। तो राइट आंसर आपका बनता है मिसाइल फ्रिगेट जो है यह है, और हाल ही में इसको सेवा मुक्त आपका यहां पर किया गया है। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश है। तो राइट आंसर आपका बनता है बांग्लादेश। ऑप्शन सी जो है हमारा यहां पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कौन सा मुद्रा नोट सबसे पसंदीदा बैंक नोट है। राइट आंसर आपका बनता है यहाँ पर 100 रुपए का नोट। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। चलिए आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि हाल ही में किस भारतीय अधिकारी को विश्व व्यापार संगठन समिति के नए अध्यक्ष बनाया गया है। चार ऑप्शन है, अशोक मिश्रा, दिनेश शर्मा, अनवर हुसैन शेख या कुमार विश्वास। तो इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। और जिसका राइट आंसर आएगा, जिसका आंसर यहाँ पर बहुत बढ़िया होगा, उसका आंसर कल उसके नाम के साथ हमारे द्वारा इस वीडियो में मेंशन किया जाएगा। तो साथियों, यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।